हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद है। तो आज हम BANSS की सारी यूनिट इसके अंदर लेकर आए हैं। ये एक रिविजनल वीडियो रहने वाली है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। आज हम इस वीडियो के अंदर ये सारे के सारे कंटेंट हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, अरेस्ट ऑफ पर्सन, FIR एंड पुलिस की पावर क्या होती है इन्वेस्टिगेशन की, कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग चार्ज, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो पहले हम थोड़ा सा BNSS के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा BNSS का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया था वो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन ये इन्फोर्स में हमारा 1 जुलाई 2024 में आया। अब इसका मेन एम यही था BNSS का कि जो लॉज है उनको भी मॉडर्नाइज करा जाए। ठीक है ना। और जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है इंडिया का, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करा जाए। लीगल प्रोसेस के अंदर इन्होंने क्या करा कि टेक्नोलॉजी का यूज करा जाए, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करा इन्होंने सिस्टम के अंदर। और जो BNSS है, ये एक तरीके के ना एक न्यू अपॉर्चुनिटी देती है सबको। मतलब रिसर्च और पॉलिसीज की तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब हर चीज जैसे जैसे डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे लॉज के अंदर भी इन्होंने क्या करा, लॉज को मॉडर्नाइज करा, ताकि जो प्रोसीजर पहले हम ज्यादातर ऑफलाइन करते थे वो सबका ऑनलाइन सिस्टम भी आ चुका है। इवन आजकल अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है तो वो भी ऑनलाइन ही वीडियोग्राफ के थ्रू हो रहे हैं। तो ये सब चीजें इसलिए लाई गई ताकि जो एविडेंस है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, क्रिमिनल सिस्टम की और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, इसलिए लाया गया। इसके अंदर हमारे 39 चैप्टर्स हैं, 531 सेक्शन है हमारी BNSS के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, जहाँ से हमारा सेक्शन 2 से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट है। सेक्शन 2 से लेकर 2Z तक हमारी डेफिनेशंस कवर है। तो हमने सिर्फ कुछ डेफिनेशन लिखी है जो हमें लगता है कि काम की है, तो हमने वही लिखी है। जैसे कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो ये इंक्लूड करता है वो सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए जो डिवाइस यूज होता है, या सर्जन सीजर के लिए या एविडेंसेस के लिए जो डिवाइस यूज होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेस यूज करे जाते हैं, वो सारे हमारे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर आते हैं। और वो डिवाइसेस जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं बेल की। तो बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है रिलीज करना किसी एक्यूज पर्सन का या फिर किसी सस्पेक्टेड का। ठीक है ना। किससे रिलीज करना? कस्टडी से रिलीज करना। कुछ कंडीशंस के ऊपर किसे रिलीज करना, एक्यूज को रिलीज करना या फिर सस्पेक्टेड जो पर्सन है उसको रिलीज करना पुलिस कस्टडी के ऊपर से या फिर लॉ कस्टडी में से। लेकिन उसके ऊपर कुछ सर्टेन कंडीशन इम्पोज करी जाती है कोर्ट के द्वारा या फिर जो ऑफिसर होता है उसके द्वारा। ठीक है। और ऐसे जो व्यक्ति होता है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है बेल का, वो बॉन्ड से होता है या फिर बेल बॉन्ड से होता है। तो बेल का सिंपल मीन्स क्या है? किसी भी एक्यूज पर्सन का रिलीज होना। ठीक है। अब बात करें बेलेबल ऑफेंस की, तो जो हमारे बेलेबल ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं वो सारे बेलेबल हैं। और जो अदर हैं वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। लेकिन इन जनरल सेंस बेलेबल मतलब जिसमें कोई जो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम्स नहीं होते जिसके अंदर बेल मिल सकती है, जो ज्यादा सीरियस क्राइम नहीं होते वो सब हमारे बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। बात करूं बेल बॉन्ड की, तो इसका मतलब ये होता है कोई भी अंडरटेकिंग किस लिए रिलीज विद श्योरिटी। ठीक है। बेल बॉन्ड भरी जाती है जिसमें मतलब बेल बॉन्ड के अंदर हम एक श्योरिटी देते हैं सामने वाले व्यक्ति की, जो एक्यूज है, जब उसका रिलीज होता है तो हम बेल बॉन्ड भर के देते हैं जिसमें हम उसकी श्योरिटी देते हैं। बॉन्ड होता है कि पर्सनल, ये एक पर्सनल बॉन्ड होती है और अंडरटेकिंग होती है कि इसके लिए रिलीज के लिए, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं होती है। बेल बॉन्ड में श्योरिटी होती है, बॉन्ड में श्योरिटी नहीं होती है। चार्ज क्या है? चार्ज इंक्लूड करते हैं कोई भी हेड ऑफ चार्ज। ठीक है ना। जब बहुत सारे चार्ज है तो उन सबको एक हेड ऑफ चार्ज जो है कन्वे करता है। तो बेसिक से ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। अब बात करें कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट कोई एलिगेशन है जो ओरली या फिर इन राइटिंग लगाया हो गया हो। ठीक है। और वो जो एलिगेशन जो है मजिस्ट्रेट को दिया गया हो, और वो इस व्यू से मजिस्ट्रेट को दिया गया हो संहिता के अंदर कि जो मजिस्ट्रेट है वो ऑफेंस जो कमिट हुआ है क्या करे, उसका कॉग्निजेंस ले। और कंप्लेंट जो है हमारा पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती है। ठीक है ना। कंप्लेंट अपना पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती है। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जो 2 की आई में दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन चाहे वो रिटर्न हो, वर्बल हो या पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हो, या कोई वीडियो कंटेंट हो। ठीक है ना। जो ट्रांसमिटेड हुआ है या फिर जो ट्रांसफर हुआ है।
पर्सन टू पर्सन हुआ हो, या डिवाइस टू अनदर डिवाइस हुआ हो, या डिवाइस टू पर्सन हुआ हो, पर्सन टू डिवाइस हुआ हो। ठीक है, वो सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आता है। अब वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, कोई टेलीफोन हो, मोबाइल हो, कोई भी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस हो, कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो सकता है, चाहे वो ऑडियो वीडियो प्लेयर क्यों ना हो, या फिर कैमरा, या कोई भी डिवाइस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है ना। और ऐसा कोई भी डिवाइस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स से जो है स्पेसिफाई करे। तो जो भी कम्युनिकेशन, चाहे आप फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हाट्सएप से आपने कम्युनिकेशन करी हो, या मेल से कम्युनिकेशन करी हो, या फिर किसी दूसरी डिवाइस से करी हो, तो वो सब क्या है, वो एज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज होंगे। ठीक है। अब मैंने ये कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस पहले भी पेपर में कई बार आ चुका है ये सब क्वेश्चन। तो ये काफी लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें कंप्लेनेंट क्या है, कंप्लेनेंट एग्री कर सकता है कि वो जो चार्जेस है एक्यूज के अगेंस्ट वो उसे विड्रॉ कर लेगा। इसमें जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है एक्यूज के साथ। ठीक है, विद और विदाउट कोर्ट परमिशन इसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जैसे डिफॉर्मेशन हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, कॉजिंग हर्ट, एडल्ट्री, इन सब में आप क्या कर सकते हो, इन सब के अंदर आप जो है कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो चार्ज होते हैं इसके अंदर विड्रॉ नहीं करे जाते एक्यूज के अगेंस्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑफेंस होता है वो सिर्फ क्वेज ही हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो अफेक्ट करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, सोसाइटी को भी, वो एक लार्ज लेवल पे अफेक्ट करते हैं। और ये मैंने ऐसे इसलिए बताया है क्योंकि ये पहले एग्जाम में आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन। अब बात करें कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल की, तो कॉग्निजेबल वो सीरियस ऑफेंसेज और सीरियस क्राइम्स होते हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, इवन एफआईआर भी रजिस्टर कर सकती है और इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। ये हीनियस क्राइम होते हैं जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं होता है और ना ही पॉसिबल होता है, और ये हमारे सेक्शन 2 के सब क्लॉज जी में दिए हैं बीएनएसएस के। अब बेसिक कुछ एग्जाम्पल जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट, रायोटिंग एक्सेट्रा, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं बात करूँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो ये लेस सीरियस होते हैं। इसके अंदर आपको वारंट रिक्वायर्ड होता है अरेस्ट करने से पहले, और कोर्ट की परमिशन पर ही आप क्या करते हैं, इसमें एफआईआर को रजिस्टर करते हैं। ओके, इसमें आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कोर्ट की परमिशन के बिना, क्योंकि लेस सीरियस होते हैं इसलिए। ये हमारे सेक्शन 2 के सब क्लॉज ओ में डिफाइन करा है। और नॉन कॉग्निजेबल में एक रूम प्रोवाइड करा जाता है लोगों को क्या करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ये इंक्लूड करता है कोई पब्लिक न्यूसेंस हो गया, फिर कोई सिंपल हर्ट या असॉल्ट, जो हमारे माइनर केसेस होते हैं वो ये इंक्लूड करता है। अब हमारे सम्मन केस क्या होते हैं, जो हमारे सम्मन केसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो हमारे जो सम्मन केसेस है उसमें एक सम्मन क्या, एक डॉक्यूमेंट होती है जो मजिस्ट्रेट इशू करता है, केस इशू करता है, ताकि जो पर्सन है उसको अपीयर करा जा सके कोर्ट पे। ठीक है, और जब भी सम्मन इशू होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो साइंड होता है प्रॉपरली, उस पर कोर्ट की सील भी लगी होती है। और जो सम्मन केसेस होते हैं उसमें सम्मन का डॉक्यूमेंट सेंड करा जाता है ताकि जो हमारे एक्यूज है वो क्या करे, वो अपीयर हो कोर्ट के सामने। और जब उसे समन मिल जाता है तो विद इन 30 डेज के अंदर उसको अपीयर होना पड़ता है एक्यूज को। ठीक है ना। अब बात करें इसकी पेनल्टी एंड पनिशमेंट की, अगर समन्स में अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं आ रहा है तो 2 महीने 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजमेंट नहीं हो सकती है इसके अंदर। और जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, और या तो वारंट इशू कर सकता है उसके अरेस्ट के लिए, या अटैच एंड सेल कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी को, फाइन इम्पोज कर सकता है जो 5,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और ऑर्डर कर सकता है इम्प्रिजमेंट का, सिविल इम्प्रिजमेंट का वो ऑर्डर कर सकता है। कौन से केसेस में, समन केसेस। तो समन बेसिकली क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट द्वारा भेजी जाती है किसी भी एक्यूज पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में अपेयर करने के लिए, ताकि उसे इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ जी आपके खिलाफ केस स्टार्ट हो चुका है और आपको इस डेट पे इस टाइम पर आना है कोर्ट के अंदर। तो वो सम्मन भेजा जाता है। अब बात करें वारंट केस की, तो वारंट केस जो है हमारे ऑफेंसेस से रिलेटेड होते हैं जिनकी इम्प्रिजमेंट लाइफ हो या फिर डेथ पेनल्टी हो, या फिर हमारा टर्म जो है हमारा 2 ईयर से ज्यादा की जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट हो, तो हमारा वारंट केस ही कैटेगरी में आता है। ये जो ऑफेंस होते हैं ये कॉग्निजेबल होते हैं यूजुअली। ठीक है, सीरियस नेचर के होते हैं, और इसमें पुलिस क्या कर सकती है, विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और एक वारंट क्या है, वारंट एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो फोकस करती है कि जो एक्यूज है उसको कोर्ट में लाया जाए। समन जाने के बाद भी व्यक्ति नहीं आ रहा है कोर्ट में, तो वारंट इश्यू कर दिए जाते हैं ताकि उसको जो है कोर्ट में लाया जाए। वारंट केसेस जो है
वो पनिशेबल विद डेथ होते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट, या फिर जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है, वो सब हमारे वारंट केस में आते हैं। ये हमने छोटा छोटा इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि ये पहले पेपर में आ चुका है कि वारंट केस और समन केस में डिफरेंट 4 नंबर में, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा डिस्कस करा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड लेवल पे डिस्कस नहीं करा है। तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। अब एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल सिस्टम देखने से पहले एक छोटी सी इसकी चेन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, जो कि हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के बाद हमारा आता है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन के बाद अपना आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद हमारा आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है। फिर इसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये हमारा एक कोर्ट का सिस्टम है जो कि लाइन वाइज चलता आ रहा है। अब रही बात सेक्शन, तो हमारा जो कोर्ट ऑफ सेक्शन है, कोर्ट ऑफ सेशन जो हमारे सेक्शन 8 के अंदर है, ठीक है। कि सेक्शन 8 कहता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन के जो जजेस होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, तो उनको अपॉइंट हमारा हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश होंगे वो हर जो स्टेट में कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश होंगे वो स्टेट के ऑर्डर पे इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है ना। स्टेट ऑर्डर देगी कि हाँ जी हर डिवीज़न में आप कोर्ट ऑफ सेशन बनाइए, तो कोर्ट ऑफ सेशन बनाए जाएंगे किसके अंदर, सेक्शन 8 के अंदर। अब इनको हेडेड कौन करेगा, इनको देखेगा, उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन का हमारा सेशन जज है, ठीक है। सेशन जज के अंदर आता है एडिशनल सेशन जज, ठीक है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये हमारे आते हैं सेशन जज के अंदर। जो सेशन जज इन्हें असिस्ट करता है अपने साथ, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 8 हो गया। अब हम बात करें इसी के साथ, अब मैं कहूँ सीजेएम किस में आता है, तो हमारे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है हमारे सेक्शन 10 के अंदर दिए हुए हैं। अब ये सेक्शन 10 में दिए गए हैं, तो इन्हें कौन अपॉइंट करता है, सेम इनको भी हाई कोर्ट ही इन्हें अपॉइंट करेगा, ठीक है। इन्हें जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है इनको भी सबऑर्डिनेट करने के लिए असिस्टेंट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा ACJM है, पहले हम असिस्टेंट यूज़ करते थे, असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बट अब असिस्टेंट हट के एडिशनल हो चुका है, ठीक है ना। फिर एडिशनल के बाद हमने देखा कोर्ट ऑफ सेशन, हमने देखा CJM का कोर्ट। फिर अब हम बात करें जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारा कौन से सेक्शन में दिया, तो जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है हमारे सेक्शन 9 के अंदर दी है। तो सेक्शन 9 कह रहा है कि हमारे पास एक कोर्ट होगी किसकी, जिसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, और वो कौन होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हाई कोर्ट की कंसल्ट के बाद ही अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और स्टेट अपॉइंट करती है, मतलब स्टेट इस्टेब्लिश करेगी कोर्ट्स को जितने से रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है। और इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो होते हैं हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो इनको प्रिसाइड करते हैं, ठीक है, जो इसके जजेस होते हैं, ठीक है ना। अब इसका सेक्शन 9 है हमारा, जिसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमें दिया गया। अब इसके बाद हमारा आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ये हमारे कौन से सेक्शन में दिए हैं, ये हमारे सेक्शन 14 के अंदर दिए गए हैं। किसमें, सेक्शन 14 में दिए हैं, 14 से 17 तक। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें कौन अपॉइंट करता है, इनको हमारा वही स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी, ठीक है। वो उतने कर सकते हैं जितना उसको लगता है कि हाँ कि इतने सफिशिएंट है, जिसको लगे कि हाँ इतना थिंग्स फिट है कि इतने नेसेसरी है, उतना इनको अपॉइंट करेगी, ठीक है। और ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ये हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बन सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये फिट है तो ये ADM भी हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसमें हमारा पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट, फिर हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, फिर CJM, फिर JM, फिर हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब इसके साथ एक क्वेश्चन आता है पेपर में, वो ये आता है क्वेश्चन कि ये सबऑर्डिनेट कैसे करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, सबऑर्डिनेट इनका। तो अगर हम बात करना कि इनकी सबऑर्डिनेशन कैसी है, तो देखिए अगर हम जब भी इनकी सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ये सब कोर्ट एक दूसरे को सबऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट हमारा किस में दिया है, सेक्शन 13 के अंदर।
जिसमें ये है कि जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो हमारा सीजेएम को सबऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, सीजेएम हमारा कोर्ट ऑफ सेशन मतलब जो असिस्टेंट सेशन जज हैं उन सबको सबऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही ये इनको सबऑर्डिनेट करेगा, ये इनको सबऑर्डिनेट करेगा। तो ये हमारा एक सबऑर्डिनेशन हमारी किस में दी हुई है, हमारा सेक्शन 13 के अंदर दी गई है। किस बारे में, सबऑर्डिनेट के बारे में, कि तुम्हारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इसको सबऑर्डिनेट करेगा, सीजे हमारा कोर्ट ऑफ सेशन को सबऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो कि इस बारे में है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आपका जो सेक्शन हमारा 8 है जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन में दिया गया है, तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे हमारा कोर्ट ऑफ सेशन है तो उसके पास एक पावर होती है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। जैसे कि इस एरिया में कोर्ट ऑफ सेशन है तो हमारा जो सेशन जज होगा ना वो क्या करेगा, एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, ये क्या करेगा, ये सब लोग इसके ये इन्हें अपॉइंट करेगा, इसकी गाइडेंस पे सब लोग काम करेंगे। इसके पास बहुत सारे केसेस का बर्डन है तो ये क्या करेगा, अपने जो केसेस हैं वो इन्हें दे देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होता है डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी करता है हमारा कौन, सेशन जज, जो कि इसमें दिया हुआ है हमारा सेक्शन 8 के अंदर ही ये दिया गया है। ठीक है, ये हो गई एक बेसिक सी बात। तो अब हम बात करें तो हमने अभी क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि हमारी कोर्ट हायरार्की कैसी चलती आ रही है। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात करी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद हमारा सीजेएम, फिर सीजेएम के बाद हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके अंदर अपनी 2 क्लासेस आ गई। ठीक है, फिर हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और ये इनके सेक्शन है जो हमने इनके बाद लिखे हैं कि जेएम हमारा 9 में आता है, सीजेएम 10 में आएगा और कोर्ट ऑफ सेशन 8 में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्टली 20 नंबर का क्वेश्चन आया ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्रिमिनल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन करा गया है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम इंडिया में कैसे स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, हमारे पास जो जुडिशियल सिस्टम हमारा सेक्शन 6 के अंदर दिया है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि हमारे पास 4 तरीके के कोर्ट हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे कि जो भी हमने अपने चार्ट में पढ़ा कि किस तरीके से कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है, और वो जो था, वो जो डायग्राम करके बनवाया था वो सिर्फ इसलिए ही था ताकि अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने के लिए ना। अब जैसे सेक्शन 9 बात करता है, ये बात करता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ठीक है, ये कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है स्टैब्लिश करे जाएंगे इतने कोर्ट्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट का और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई इतने सफिशिएंट हैं उसके उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, इसमें ये भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसल्टेशन करने के बाद हाई कोर्ट के साथ क्या कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है स्पेशल कोर्ट्स और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स। ठीक है, और ये जो कोर्ट है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और ये जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, उनको नेसेसरी पावर्स दे सकता है, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को जो नेसेसरी पावर्स हैं वो कन्फर कर सकता है। ठीक है, और इनका जो कोर्ट है एज अ सिविल कोर्ट वर्क करता है, जो कि हमने अभी पढ़ा था और हमने डायग्राम में भी इसी तरह से पढ़ा था। अब सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 कहता है कि सीजेएम की कोर्ट के बारे में बात करता है। तो जो हमारे सीजेएम है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को। ठीक है, अब जो है हाई कोर्ट अपॉइंट करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड एडिशनल जुडिशियल चीफ मजिस्ट्रेट को भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। और जो स्टेट है, मतलब स्टेट है, जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, डेजिग्नेट कर सकता है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीजन में या फिर सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। ठीक है, और उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकता है। ठीक है, हाईकोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी जेएमएफसी को किसी भी सब डिवीजन के अंदर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर दे दे सकता है, उन्हें वहां पे डेसिग्नेट कर सकता है। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो हैव एक्सरसाइज, मतलब कि हमारा जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इन सब पर अपना कंट्रोल रखता है, इनके पास पावर होती है सुपरविजन करने की कोर्ट वर्क को। ठीक है ना, तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी हमारी सीजेएम के बारे में जो कि हमारे बीएमएसएस में दी गई है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। अब बात करूं सेक्शन 14 की,
जो बात करता है हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एज मैनी पर्सन जो उन्हें लगता है कि हाँ जी ये फिट है हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। ठीक है, और उनमें से वो किसी को जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, और वो उन्हें क्या बना सकती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकती है। किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। आपको सीजीएम की कुछ पावर्स हैं। इनकी जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में होती है। सुपरवाइजर रोल ऐसा ये प्ले करते हैं। ये बेल एंड रिमांड कर सकते हैं। सीजीएम के पास पावर होती है किसकी? बेल ग्रांट करने की, जो कि हमारे ट्रायल कोर्ट के द्वारा नहीं ट्रायबल होते हैं, उनमें सीजीएम के पास पावर होती है कि वो बेल ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्यूज पर्सन को कस्टडी में भी ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए भी। तो हमारा जो सीजीएम है उनके पास पावर्स होती है कुछ, इनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, जो भी ऑफेंसेस 3 ईयर से ज्यादा के हैं, 3 ईयर या फिर 3 ईयर से कम के हैं, या फिर उसमें पेनल्टीज कम है, उन सबको सीजीएम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफेंसेस हमारे लाइफ इम्प्रिजमेंट के हैं, डेथ के हैं, तो सीजीएम उनमें नहीं कंट्रोल कर सकते, उनमें उनके पास लिमिटेड पावर है। तो वो उसे क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर देंगे सेशन कोर्ट के पास। ठीक है ना। अब पावर्स क्या है सीजीएम की बीएनएसएस के अंदर? तो सेक्शन 210 के अंदर जो सीजीएम है वो कॉग्निजेंस ले सकता है क्रिमिनल ऑफेंसेस की पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर। 227 कहता है कि सीजीएम के पास पावर है कि वो इशू कर सकता है वारंट्स एंड अपीयर करा सकता है एक्यूज को, समन वारंट इशू कर सकता है। 232 ये कह रहे हैं कि पास पावर है कि जो केसेस जिनमें सीरियस ऑफेंसेस हैं ये क्या कर सकते हैं, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना। 480 कहता है कि सीजीएम जो है या तो ग्रांट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं बेल को किसी भी केसेस के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा 7 ईयर से लेस है। 482 बात कर रहा है कि जो सीजीएम है वो पिटीशन सुनेंगे एंटिसिपेटरी बेल के सर्टेन केसेस में, और उनके पास पावर है कि वो प्रोटेक्शन ग्रांट कर सकते हैं अरेस्ट से। सीजीएम के पास अथॉरिटी भी होती है कि वो मेंटेनेंस केसेस के अंदर जो है ऑर्डर ग्रांट कर सकते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 144 है बीएनएस का मेंटेनेंस वाला। अब बात करें अगर हम कोर्ट ऑफ सेशन का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो जो हमारे कोर्ट ऑफ सेशन है वो हर डिवीजन में होते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक जज होंगे जो कि अपॉइंटेड करे जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस जो कोर्ट ऑफ सेक्शन सेशन में काम करेंगे। और एक जो सेशन जज होगा एक डिवीजन का, वो अपॉइंट करा जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, और वो सर्व करेंगे एज एन एडिशनल सेशन जज किसी दूसरी डिवीजन में। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस करा था, इफ द पोजीशन ऑफ सेशन जज इज वैकेंट, अगर सेशन जज की पोजीशन वैकेंट है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, किसी एडिशनल सेशन जज को वहां के लिए अरेंज करेगा। और अगर वो भी वहां नहीं है तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा सेशन डिवीजन का, उनको उनके केसेस देगा हैंडल करने के लिए, जब तक कि उनकी जो पोजीशन है वो वैकेंट है। अब इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है? जो इनकी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट ऑफ सेशन की, कोर्ट ऑफ सेशन की जुरिस्डिक्शन है वो सारे केसेस पे होगी जो कि काफी सारे क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जो हीनियस क्राइम है। और उसके साथ साथ जो लोअर कोर्ट से अपील आती है उनकी जुरिस्डिक्शन भी किसके पास है? हमारी कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। तो कोर्ट ऑफ सेशन में अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस को जो है डील कर सकते हैं, मर्डर का हो, रेप का हो, टेररिज्म का हो, किडनैपिंग का हो, या कोई भी ऐसे हीनियस क्राइम हो जिनकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट है। उन सब केसेस की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास है? उन सब की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है? उनका अथॉरिटी है डेथ पेनल्टी देने की। ठीक है, लेकिन जब ये डेथ पेनल्टी दे रहे हैं इनको हाई कोर्ट से पहले कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। एकदम से सेंटेंस का जो सेंटेंस एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहले सेक्शन 407 के अंदर सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इनके पास पावर है कि ये, वैसे ये डायरेक्ट कॉग्निजेंस कभी सेशन कोर्ट नहीं लेता है, लेकिन अब इनके पास केस ट्रांसफर हो सकते हैं। रिवाइजरी रिविजरी पावर है इनके पास कि जो भी कोई ऑर्डर है वो उन पे रिविजनरी पावर इनके पास होती है, ऑर्डर को रिवीजन कर सकते हैं। इनके पास अपील पावर भी है और डेथ पेनल्टी की भी पावर्स है। अब बात करें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो सेक्शन 18 कहता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्टेट कोर्ट के लिए भी।
यानी कुछ स्पेशल प्रोविजन है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए, कुछ अलग प्रोविजन है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो रेगुलर कैडर और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो रेगुलर कैडर है उसके थ्रू भी इनका अपॉइंटमेंट होता है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 7 ईयर से कम की प्रैक्टिस इनकी नहीं होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। और जब इनकी प्रैक्टिस देखी जाती है तो इनका केसेस का बैकग्राउंड भी देखा जाता है, इनका कंडक्ट भी देखा जाता है। पैनल सिलेक्शन प्रोसेस भी है इसके अंदर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है पैनल सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, एक लिस्ट आती है जिनके अंदर एडवोकेट्स के नाम होते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंटमेंट इनकी सर्टेन केसेस के लिए करी जाती है, इनका क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर 10 साल से कम के एडवोकेट्स नहीं होते, 10 ईयर्स या 10 ईयर से ज्यादा की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। ये उस केस में अपॉइंट कर जाते हैं जहाँ पे विक्टिम के राइट्स को एंगेज करवाते हैं ये एडवोकेट्स। ठीक है ना। ये स्पेशल पीरियड के लिए करे जाते हैं अपॉइंट। सेक्शन 19 कहता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी क्राइटेरिया होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है इनको, एपीपी को, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के लिए। ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनका उनके पास पावर होती है, इनके अपॉइंटमेंट को लेके उनको पावर्स ग्रांट कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि इमरजेंसी के टाइम पे ये भी इन्हें अपॉइंट कर सकती है, एपीपी को। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, रैंक रिक्वायरमेंट्स होती है, बट इनके लिए भी 7 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अब सेक्शन 20 बात करता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये हायर हायर कोर्ट के लिए बात करता है कि हाई कोर्ट के अंदर क्या क्राइटेरिया रहता है। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है हाई कोर्ट के लिए, बट वही कुछ स्पेशल प्रोविजन है हमारे दिल्ली के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अपॉइंट करने की डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरियाज। दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का सीन ही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी दिल्ली के अंदर। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल अपॉइंटमेंट ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है ना, पावर होती है। क्रॉस डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट्स के प्रोविजन है इसके अंदर। पैनल प्रिपरेशन का प्रोसेस है। पैनल प्रिपरेशन में जिन एडवोकेट्स के नाम उस पैनल में आते हैं उसके ग्राउंड पे जो है उन्हें सिलेक्ट करा जाता है। इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर के लिए 15 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, या फिर वो सेशन तक रह चुके हो। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 7 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रह चुके हो। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेशन, इनको होम डिपार्टमेंट ओवरसाइट करता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर और सबऑर्डिनेशन की इनके पास। ये जो है सबऑर्डिनेट करते हैं काफी प्रोसिक्यूटर्स को। इनके पावर्स एंड फंक्शन क्या है। तो ये जो डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जितने भी हमारे ऑफेंसेस है जो 10 साल से ज्यादा के हैं, डायरेक्टर्स उसको डील करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर डील करेंगे जिनकी पनिशमेंट 7 से 10 साल तक की है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स उसे डील करेंगे जो लेस देन 7 ईयर की जिसमें पनिशमेंट है। और बाकी जो पावर्स नोटिफिकेशन के द्वारा आती है। तो अभी हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि पीपी क्या होते हैं, असिस्टेंट पीपी क्या होता है, डायरेक्टरेट पीपी क्या होते हैं। तो हमने ये सब चीजें अभी इसमें पढ़ी और हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। अब बात करते हैं बेल की। तो अगर हम बेल की बात करें तो बेल का सिंपल मतलब हमारे सेक्शन 2B ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है। ठीक है। और नॉर्मल इसका मतलब ये है कि द सेटिंग फ्री ऑफ द डिफेंडेंट बाय रिलीजिंग हिम फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ and entrusting him to the custody of his sureties who are liable to produce him to appear for his trial at specific date and time। तो उसे रिलीज करा जाता है श्योरिटी के ग्राउंड पर, और जो श्योरिटीज होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है कि वो उसको प्रॉपर टाइम पर डेट पर उसको अपीयर करवाए एक्यूज को। सेक्शन 2 भी कहता है कि रिलीज ऑफ एक्यूज और सस्पेक्टेड पर्सन, किसी ऑफेंसिंग से सस्पेक्टेड एक्यूज पर्सन का रिलीज होना किसी कस्टडी ऑफ लॉ से, और उसके ऊपर सर्टेन कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है। और जो पर्सन रिलीज होता है वो बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड का जो है एग्जीक्यूशन करवाता है पहले। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन कमलापति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में कहा कि जो बेल है वो एक मैकेनिज्म है कि हार्मोनाइज करा जा सके जो पर्सनल है, जो पर्सनल फ्रीडम है एक्यूज की उस चीज को। बेल जो है दी जाती है ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो, क्योंकि राइट टू लाइफ तो उनका भी अधिकार है। तो इस केसेस में ये इस केस में ऐसा कहा गया था।
ठीक है ना, कि एक्यूज के पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसको बेल दी जाती है। ठीक है ना। बट इसमें कुछ कंडीशन इम्पोज होती है कि जिसको बेल मिल रही है एक्यूज को, उसे क्या करना है, उसको अपियर होना पड़ेगा कोर्ट में ट्रायल के लिए। अब बेल हमारे पास चार टाइप की है। रेगुलर बेल है जो कि ग्रांट करी जाती है अरेस्ट के बाद, और इसमें देखा जाता है कि इसकी जो अटेंडेंस ट्रायल, मतलब जो अटेंडेंस है कि उसकी वो होनी चाहिए ट्रायल पे। इंटरिम बेल एक शॉर्ट टर्म बेल होती है। ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल ही नॉन अवेलेबल ऑफेंस में दी जाती है, जो आपने सुना होगा कि थाने से बेल ले लेते हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल वाला कॉन्सेप्ट होता है। स्टैट्यूटरी बेल और डिफॉल्ट बेल, ये वो बेल होती है कि जिस जिस टाइम के अंदर पुलिस को जो है पुलिस रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है, अगर उस लिमिटेड टाइम में पुलिस वाले फाइल रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तब सामने वाले व्यक्ति को जो है डिफॉल्ट बेल हो जाती है, जो कि हमारा सेक्शन 187 में दिया गया है। ठीक है ना। अगर 90 डेज का टाइम टाइम पीरियड है चार्ज फ्रेम करने का, 90 डेज में उन्होंने वो काम नहीं करा है, ना ही फ्रेम करा है, ना ही उनका फाइलिंग हुआ है, तो ऐसे केस में डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट जो है यूज होता है। अब राइट्स क्या है अरेस्टेड पर्सन के। सेक्शन 47 कहता है कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ हो उसको उसके बारे उसको वो ग्राउंड बताया जाए कि किस ग्राउंड पे वो अरेस्ट हुआ है, और उसके राइट टू बेल के बारे में बताया जाए। जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट को, तो पुलिस को उसको सारे ग्राउंड बताने पड़ते हैं कि उसे क्यों उसे अरेस्ट करा गया है। ठीक है। और ये तब होता है जब विदाउट वारंट के केस में पुलिस अरेस्ट कर रही है, किसी भी नॉन बिलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रही है, और ऐसे केसेस में पुलिस उन्हें बताएगी कि आप जो है रिलीज ले सकते हैं बेल पे, और उसके बिहाफ पर वो कहेगी कि सिक्योरिटीज को अरेंज करें अपने बिहाफ पर। सेक्शन 48 कह रहा है कि ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट इन फॉरवर्ड अरेस्ट। अब देखिए, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके पास राइट होता है कि अपने रिलेटिव या फ्रेंड को अपने अरेस्ट के बारे में बताए। ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेंगे उस अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में, जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में आएगा। उसके बाद पुलिस वाले उसको इन्फॉर्म करेंगे, और उसकी जो एंट्री है वो अपनी बुक में करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्हें बुक दी गई होती है, उसके अंदर वो उसकी एंट्री करेंगे। और वो ड्यूटी और उसके बाद वो उसको मजिस्ट्रेट के आगे लेकर जाएंगे ताकि वो प्रोसीड कर सके। और इनके पास लाइबिलिटी होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है उसके अरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, उसके प्लेस के जहाँ पे उसका अरेस्ट हुआ था, किसी भी रिलेटिव या फिर किसी भी फ्रेंड को वो उस अरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, या फिर किसी अदर पर्सन को जो कि उन्हें लगता है कि हाँ ये नेसेसरी है। सेक्शन 46 कहता है कि अननेसेसरी रिस्ट्रेनमेंट नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी रिस्ट्रेनमेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी जो अरेस्टेड पर्सन है वो सब्जेक्टेड नहीं है कि उसको सिर्फ नेसेसरी रिस्ट्रेंट करा जाए कि वो एस्केप ना कर सके, बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट की जरूरत नहीं। अब राइट टू टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट, तो जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसको अगर विद या फिर विदाउट वारंट अरेस्ट करा गया है उस पर्सन का, तो उसको जल्द से जल्द जो है जुडिशियल ऑफिसर के सामने विदाउट अननेसेसरी डिले उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, तो उसको विद इन 24 आवर्स उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। पर्सन अरेस्टेड को वहां ले जाना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने। राइट ऑफ फेयर ट्रायल एज पर आर्टिकल 14 में दिया गया है कि ट्रायल जो है वो कंडक्ट होना चाहिए ओपन कोर्ट के अंदर, बट कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ट्रायल जो है कैमरे में कंडक्ट हो सकता है। आर्टिकल 21 कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल कह रहा है कि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, वो जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि राइट टू सीक बेल, जब जब उन्हें लॉ ने डिटेन करा है, तो ये भी उनके पास एक राइट होता है, क्योंकि राइट टू सीक बेल हमारा राइट टू लिबर्टी में आता है, पर्सनल लिबर्टी के अंदर। बेल लेना एज अ मैटर ऑफ राइट है, लेकिन आपकी कंडक्ट को देख के बेल देना ना देना ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है। सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस कहता है कि सेक्शन स्पेसिफाई करता है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो सिर्फ नॉन वेलेबल ऑफेंसेस में ही दी जाएगी, वेलेबल ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। अब राइट टू स्पीडी डाला हमारा हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया था, और ये हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये क्वेश्चन एआईबी में बहुत बार आ चुका है पहले, कि फंडामेंटल राइट टू अ स्पीडी ट्रायल इमर्जेंस एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे करके लिखा आता है, नीचे केस लॉज लिखे होते हैं। तो ऐसे हमारा अंडर आर्टिकल 21 में कहा था कि अगर अननेसेसरी अनड्यू डिले हो रहा है ट्रायल प्रोसेस में, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इससे टाइमली जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा है।
और जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टाइमली क्या होना जरूरी है, स्पीडी ट्रायल जरूरी है। अब राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस है हमारे पास। वैसे ही अंडर सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस कह रहा है कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उसका राइट है डिफेंस लेने का, और उसके बाद राइट होता है कि वो अपने लीगल पिटिशनर, अपनी मर्जी के लीगल पिटिशनर से जो है मिल सकता है, उससे अपना केस जो है कंसल्ट कर सकता है। राइट टू फ्री लीगल है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हमारे इंडिजन पर्सन होते हैं उनको राइट ऑफ फ्री लीगल एड होता है। जो भी एक्यूज पर्सन अरेस्ट होता है जो कि इंडिजेंट हो, उसके पास क्या होता है, राइट टू फ्री लीगल एड होता है अंडर आर्टिकल 21। बट आप इंडिजेंट हो ये आपको प्रूव करने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जो कि हमने सीपीसी में भी पढ़ा था। अब जैसे कि राइट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब है राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग एंड अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अरेस्ट और जो हैंडकफ्स जो यूज करते हैं उस चीज को मना करा गया था, कि जो रेकलेस हैंडकफिंग होती है, जो चेनिंग करी होती है, पब्लिक को ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिग्रेड करती है, तो इस चीज को इलीगल बोला गया था और कहा गया था इस चीज को स्टॉप करा जाए जल्द से जल्द। क्योंकि ये जो ऐसे चेन से किसी को लेके जाना, उसके हाथ पैर गले में चेन बांध के लेके जाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं शेम पुट करती है हमारे कल्चर के ऊपर, तो इस चीज को बंद करने को कहा गया था। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन दी थी कि जो बहुत ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल है जिसे लगता है कि ये पब्लिक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसमें ये कुछ एक्सेप्शन भी है। एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, कि पुलिस की क्या पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की, ठीक है ना। तो अब हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस के अंदर ये दिया गया है, जो कि हमारा सेक्शन 173 से 196 तक है। तब अगर हम बात करें सेक्शन 173 की, तो ये बात करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस को, मतलब जो ऑफिसर है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कमीशन ऑफ किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो क्या करेंगे, उस कंडीशन में उस इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, वो उसको रिकॉर्ड करेंगे एंड साइन करवाएंगे विद इन 3 डेज बाय उस पर्सन से जिसने वो इन्फॉर्मेशन उनको दी है। एंड वो जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो होगी वो भी रिकॉर्ड करी जाएगी, कि इसके अंदर डायरी के अंदर, जो डायरी उनको स्टेट गवर्नमेंट ने दी है उसके अंदर ये क्या करेंगे, वो सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। एंड विद इन 3 डेज जिस भी पर्सन ने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है उसके साइन उस पे करवाने होंगे। फर्दर प्रोवाइडेड जितने भी ऑफेंस हैं वुमेन्स के अगेंस्ट, वो कौन करेगी, वुमेन्स पुलिस ऑफिसर ही उनको रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद हमारे जो ऑफेंसेस हैं जो सेक्शन 64 से 79 में दिए गए हैं बीएनएस के, वो अटेम्प्ट हो या कमिटेड हो जिसे टेम्परेली या परमानेंटली या मेंटली फिजिकली कोई पर्सन डिसेबल्ड हो जाता है, उस कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके रेसिडेंस पर जाकर ही रिकॉर्ड करी जाएगी, या फिर उस प्लेस पे जाके जो प्लेस उस पर्सन के लिए कन्वीनियंट होगा, उस व्यक्ति की पसंद के प्लेस पे जाके उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करी जाएगी। और ये जो स्टेटमेंट है ये इंटरप्रिटेटर और एक स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में करी जाएगी। और वो सच इंफॉर्मेशन को इनको वीडियोग्राफ्ड करना पड़ेगा, उसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स को एज सून एज पॉसिबल वो जो रिकॉर्ड है स्टेटमेंट की वो कहाँ ले जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के आगे ले जाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 183 का सेक्शन 6 के अंदर। अब कॉपी इन्फॉर्मेंट की बात करें तो सेक्शन 173 का क्लॉज 2 कहता है कि जो कॉपी है इन्फॉर्मेशन की, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उसकी जो कॉपी है वो इन्फॉर्मेंट या जो विक्टिम है उसको प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद इनके पास सेक्शन 173 के अंदर अथॉरिटी होती है कि ये जो है अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन जब रिसीव करता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेके अपनी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली जिनकी इम्प्रिजमेंट 7 ईयर्स की है, तो ऐसे केसेस में ये क्या कर सकते हैं, अपना इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। अब नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इनके पास क्या क्राइटेरिया है, तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जब इनका इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, तो जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का वो अपने लिमिट्स के अंदर, जब भी उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो क्या करेगा, उसको उनकी जो बुक है उसके अंदर उसको लिखेगा और सारी इंफॉर्मेशन को। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो उस पर इन्वेस्टिगेट करेगा नॉन कॉग्निजेबल केस पे।
लेकिन वो विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर जब नॉन कॉग्निजेबल केसेस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। और उसके बाद जो भी पुलिस ऑफिसर है जो उनको सच इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो क्या कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का, वो कॉग्निजेबल केसेस की जो पावर होती है वो सामने वाला जो उनका सबऑर्डिनेट होता है उनको पावर दे सकता है कि वो उधर स्पॉट पे जाके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें अगर उन्हें लगता है नेसेसरी है तो। वेयर अ केस रिलेटेड टू टू और मोर ऑफेंसेस, जहाँ पे केस दो और दो से ज्यादा ऑफेंसेस का होगा, उसमें एक कॉग्निजेबल हो और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल हो, तो उस केस को जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। अगर एक नॉन कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल केस है, तो उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल माना जाएगा। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर ना पुलिस वाले इन शॉर्ट की बिना कोर्ट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं वो इतने सीरियस केसेस नहीं होते हैं। तो उसमें विदाउट कोर्ट परमिशन ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। सेक्शन 175 करता है पुलिस की पावर की बात करता है, इन्वेस्टिगेशन टू कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस की पावर की बात करता है। तो ये बात करता है जब एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो पुलिस के पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। वो क्या कर सकता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। और इनके इन्वेस्टिगेशन में होता है एविडेंसेस लेना, क्वेश्चनिंग करना, विटनेसेस के अरेस्ट करना सस्पेक्ट को, और जो भी इनके नेसेसरी स्टेप्स होते हैं ये वो फुलफिल कर सकते हैं। नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, इनकी जो पुलिस ऑफिसर की प्रोसीडिंग होगी उसको किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन नहीं करा जाएगा अगर कोई ऑफिसर उसमें इम्पावर्ड नहीं है उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए। ठीक है। मतलब इस ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं करा जाएगा कि ये पुलिस ऑफिसर इम्पावर्ड नहीं था इन्वेस्टिगेशन के लिए बट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, तो इस ग्राउंड पे उनको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी पुलिस ऑफिसर से। और जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का एप्लीकेशन को कंसीडर करने के बाद भी। उसके साथ साथ कोई भी मजिस्ट्रेट जो पावर्ड है सेक्शन 210 के अंदर, वो जब उनसे कंप्लेंट मिलती है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, उसके जब किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर कोई ऑफेंस कराओ और उसकी कंप्लेंट जब हमारे मजिस्ट्रेट को मिलती है अंडर सेक्शन 210, तो वो क्या कर सकता है, वो उस कंप्लेंट को रिसीव करके उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस उस रिपोर्ट को पढ़कर जो उनके सुपीरियर ऑफिसर हैं उनसे बात कर सकता है उस इंसिडेंट को लेकर। उसके साथ साथ जो पब्लिक सर्वेंट है जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं, उनको क्या करना होगा, उनको वो पूरा का पूरा बताना होगा कि किस इंसिडेंट से ये जो ऑफेंस हुआ है वो कैसे हुआ है, वो सब कुछ उन्हें बताना होगा मजिस्ट्रेट को। ठीक है ना। तो उनके पास पावर है पुलिस वालों के पास कि जो हमारे कॉग्निजेबल केसेस उनके अंदर ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना कोर्ट की परमिशन के। अब बात करें इनका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है। सेक्शन 176 बात करता है इनका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है। तो इसका जो फर्स्ट है वो यही कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है किसी भी ऑफिसर इंचार्ज को, तो वो क्या कर सकता है, वो जो जो उनको कमीशन, मतलब कि जो ऑफेंस की रिपोर्ट उन्हें मिली है, वो 175 के अंदर केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो एक पुलिस रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं ताकि मजिस्ट्रेट उसकी कॉग्निजेंस ले। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी ऑफेंस की कमीशन को लेके, तो वो क्या कर सकता है, उन्हें लगता है कि कोई ऑफेंस जो है वो सीरियस नेचर का नहीं है, तो पुलिस जो है उस पे क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। या फिर अगर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो अपने किसी जो सबऑर्डिनेट है उनको डिप्यूट कर सकती है कि आप जाके इस केस में इन्वेस्टिगेशन करो ऑन स्पॉट जाके। अगर ऑफिसर को ये लगता है कि जो पुलिस से कि उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इस केस के अंदर एंटर करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इस केस के इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हमारे ऑफेंसेस हैं रेप के लेके, तो उसके अंदर जो विक्टिम की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो कंडक्ट करी जाएगी उसके रेसिडेंस पर, या फिर जो प्लेस उसकी पसंद का होगा वहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है करी जाएगी। और ये जो इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो होगी वो कौन करेगा, वो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी। उनके पेरेंट्स या फिर उनके गार्जियन या फिर किसी नियर रिलेटिव या किसी सोशल वर्कर की प्रेजेंस में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाएंगे।
और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाएगा उनकी वीडियो भी बनाई जाएगी। अब अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज कह रहा है कि नहीं, मैं ये केस को इन्वेस्टिगेशन हम नहीं करें, ये नेसेसरी नहीं लग रहा हमें, तो उनको क्या है, उनको पूरा रीजन मेंशन करके देना पड़ेगा। और रिपोर्ट करना, उन्हें रीजन मेंशन करना होगा कि उन्होंने क्यों नहीं उसको इन्वेस्टिगेट करा। ठीक है ना। फिर उसके बाद सो बेसिक जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी ऑफेंस की कमीशन को लेके, जो कि 7 ईयर या उससे ज्यादा की उसमें पनिशमेंट है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, वो क्या करेगा, उस डेट से नोटिफाई कर देगा, विद इन 5 ईयर के अंदर अंदर वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी कराएगा, जो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर कहीं पे फॉरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट से कह के दूसरी स्टेट की जो फॉरेंसिक फैसिलिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इनका बेसिक प्रोसीजर ये है। तब इन्हें रिपोर्ट मिलेगी तो ये उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर इन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, इन्हें लग रहा है कि ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसकी ये पूरी रिपोर्ट बना के देंगे कि इन्होंने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करा। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है, तो वो पूरी की पूरी पुलिस रिपोर्ट बना के वो कहाँ देते हैं, मजिस्ट्रेट को देते हैं, ताकि वो ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले। उसके बाद ये तो हो गया इनका प्रोसीजर। अब इसमें बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। सेक्शन 180 के अंदर ये एग्जामिनेशन करेंगे विटनेस का बाय पुलिस। पुलिस विटनेस का एग्जामिनेशन करेगी, उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है, और जो पर्सन है वो बाउंड होते हैं कि उन सारे क्वेश्चंस का ट्रूली आंसर दे। और पुलिस ऑफिसर जो आंसर वो दे रहे हैं उसको राइटिंग में भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ वो सेपरेट वीडियो बना सकते हैं उस स्टेटमेंट की जो कि उन्होंने दी है। और अब ये तो है कि अब उन्हें जो स्टेटमेंट है उससे ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब सेक्शन 183 बात करता है कन्फेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब जब कन्फेशन कोई कर रहा है, तो कन्फेशन हमारा जो है मजिस्ट्रेट के सामने हो सकती है, उनके पास अथॉरिटी होती है रिकॉर्ड करने की कन्फेशन की। अब जो कन्फेशन और स्टेटमेंट होगी वो उसके एडवोकेट के सामने भी हो सकती है, मतलब एडवोकेट की प्रेजेंस में हो सकती है। इसके साथ साथ उसके अंदर वॉलेंटियरनेस होनी चाहिए, मतलब कि जो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट, मतलब जो कन्फेस कर रहा है अपने किसी भी ऑफेंस को, क्राइम को, तो वो क्या करेगा, वो वॉलेंटियर होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरीके का ऑब्लिगेटरी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर क्रूशियल या फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो वॉलेंटियर होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से उसको कन्फेस कर रहा हो। रिफ्यूजल टू कन्फेस। एनी पॉइंट पे रिकॉर्डिंग से पहले वो क्या कर सकता है, जो पर्सन है वो कन्फेस करने से मना कर सकता है। रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, तो ये जो कन्फेशन है ये रिकॉर्ड होगी हमारी सेक्शन 316 BNSS के अंदर, ये रिकॉर्ड होगी। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो रिकॉर्ड है इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा मेमोरेंडम, जो वेरीफाई करेगा कि उसने वॉलेंटरली ही कन्फेशन करा है, उसमें वो अपने एक्नॉलेजमेंट देगा, इनकरेक्टनेस देगा। और वो जो मेमोरेंडम है वो उस व्यक्ति से साइन करवाया जाएगा जो कि कन्फेशन दे रहा है। तो ये था रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग, स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। स्टेटमेंट जो होती है वो रिकॉर्ड करी जाती है उस मैनर के अंदर जो हमारा सेक्शन 193 के अंदर दिया है BNS के अंदर। उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है कि वो जो है ओथ करवाए स्टेटमेंट के टाइम पर, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे उसमें ओथ भी करा सकता है। स्पेशल कंसिडरेशन ये है कि कोई भी स्टेटमेंट जो दे रहा है कोई मेंटली या फिजिकल डिसेबल्ड इंडिविजुअल, तो वो जो है एक इंटरप्रिटेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में ही होगी। और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन के अंदर वो सब जो है रिकॉर्ड करा जाएगा। कंसिडरेशन एज एग्जामिनेशन इन चीफ। तो इस केस के अंदर जो स्टेटमेंट दी जाएगी किसी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन की, तो वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी। और वो जो स्टेटमेंट है वो एग्जामिनेशन इन चीफ के ट्रायल में यूज करी जाएगी। दिस मीन्स कि जो मेकर है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो क्रॉस एग्जामिन हो सकती है, ठीक है ना, जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, विदाउट द नीड टू री रिकॉर्ड एट द सेम टाइम ऑफ ट्रायल। मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उसको क्रॉस एग्जामिन करा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको दोबारा ही उनके स्टेटमेंट को री रिकॉर्ड करा जाए ट्रायल के टाइम पर। और उसके बाद फॉरवर्डिंग टू इंक्वायरी टू मजिस्ट्रेट, ये क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को जो इन्होंने रिकॉर्डिंग कन्फेशन है या स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं ट्रायल के टाइम पर। तो अब मैं बात करूँ इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, तो सबसे पहले कंप्लेंट फाइल होगी।
FIR अपनी, फिर हमारी इंक्वायरी होगी, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद अरेस्ट कर सकता है पुलिस अगर एप्लीकेबल है, सर्च एंड सीजर की उनके पास पावर होती है। फिर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो पुलिस रिपोर्ट बना के जो चार्जशीट होती है वो कहाँ भेजते हैं, वो अपने मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं, फिर मजिस्ट्रेट उन चीज को व्यू करेगा। तो सेक्शन 35 बात करता है अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर पुलिस के पास रीजनेबल बिलीफ है कि पर्सन ने कमिट करा है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो क्या कर सकता है, विदाउट वारंट के उसको अरेस्ट कर सकता है। प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, अगर पुलिस इन्फॉर्म करेगी उस अरेस्टेड इंडिविजुअल को क्या रीजन है उसको अरेस्ट करने के, ताकि अरेस्ट जो है लॉफुली कंडक्ट हो। सेक्शन 58 बात करता है मैक्सिमम टाइम फॉर डिटेंशन। तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसे मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स के लिए लेके जाना पड़ता है, और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसको पुलिस रिमांड पे रहना है या फिर नहीं रहना है। सर्च एंड सीजर की पावर होती है फिर उसके पास सेक्शन 96 के अंदर, जिसमें वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। उसके बाद 185 बात कर रहा है पावर टू सर्च विदाउट वारंट। इन कुछ केसेस में पुलिस क्या करती है, विदाउट वारंट के भी सर्च कर सकती है, जहाँ पे उनको लगता है जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे थोड़ी क्रिटिकल होती है वहाँ पे विदाउट वारंट की भी सर्च करा जा सकता है। अब कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो सेक्शन 193 के अंदर इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है। फिर 189 के अंदर अगर पुलिस को लगता है कि वो जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ उनको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले हैं, तो वो उस व्यक्ति को रिलीज कर सकते हैं और एक अपनी रिपोर्ट जो है फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दे सकते हैं कि उन्होंने उस एक्यूज को लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे रिलीज करा है, उसकी रिपोर्ट ये कोर्ट में दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था कि किस तरीके से पुलिस वाले जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए। और सेक्शन 210 के अंदर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा और उसके बाद चैप्टर 13 के अंदर दी है जो हमारा 173 से 196 तक कवर करता है। तो अब इसमें हमने पढ़ा कि 173 के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले FIR होगी। ठीक है। FIR के बाद इसका जो सब क्लॉज 2 है वो कह रहा है कि कॉपी दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को, और इसका सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि क्या कहते हैं कि इंक्वायरी पुलिस वाले जब उन्हें किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है तो वो बिना किसी अननेसेसरी डिले के वो इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब रही बात इसी में जो हमारा 174 सेक्शन है वो बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ठीक है। और हमारा जो सेक्शन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके बाद ये बात करता है 175, जिसमें बात होती है पुलिस की पावर क्या है इन्वेस्टिगेट की कॉग्निजेबल ऑफेंस की। फिर उसके बाद अथॉरिटी होती है विदाउट डिले, विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और इनकी इन्वेस्टिगेशन को किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन नहीं करा जाएगा किसी भी ग्राउंड पे। ठीक है ना। और इनकी जो पुलिस रिपोर्ट रेडी होगी उसको 210 सेक्शन के अंदर क्या करा जाएगा, उस पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा ताकि वो कॉग्निजेंस ले। अब अगर हम इनके प्रोसीजर की बात करें कि इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप FIR बताएंगे, फिर 174 बताएंगे, उसके बाद प्रोसीजर के अंदर 176 बात करता है कि इनकी जो पावर होती है इन्वेस्टिगेशन की, जो इनकी पावर होती है वो हमारा सेक्शन 176 बात करता है, जिसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है। अब 180 क्या कहता है, 180 कहता है बात करता है एग्जामिनेशन की, कि जो इनके बयान होते हैं वो एग्जामिनेशन की बात करता है, पुलिस वाले एग्जामिन कर सकते हैं विटनेस को। 183 बात करता है कन्फेशन की, कि किस तरह से कन्फेशन को रिकॉर्ड करा जाएगा। उसके बाद इनके पास पावर होती है सेक्शन 35 के अंदर कि अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट के। और 58 के अंदर बात होती है कि जो इस पर्सन को अरेस्ट करते हैं उसका मिनिमम डिटेंशन पीरियड क्या हो सकता है, मिनिमम डिटेंशन कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, इनको मजिस्ट्रेट के आगे ले जाना पड़ता है एक्यूज पर्सन को। उसके बाद 96 के अंदर ये सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद जब इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो 193 के अंदर ये क्या करेंगे, ये रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। रिपोर्ट के बाद 189 के अंदर अगर इनको कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहे एक्यूज के खिलाफ तो ये एक्यूज को क्या कर सकते हैं, एक्यूज को रिलीज कर सकते हैं। तो ये क्या है,
ये एक प्रोसीजर है किस चीज़ का, इनका इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसीजर है। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बात करते हैं, हमारा प्रोसीजर की बात करता है। अगर ये क्वेश्चन आता है इन्वेस्टिगेशन का तो आप सबसे पहले एफआईआर बताएंगे, ठीक है। एफआईआर के बाद आप ये सब चीज़ें बताएंगे कि क्या उनका प्रोसीजर है, ठीक है। अब कॉग्निजेंस कैसे हो सकता है, तो कॉग्निजेंस हमारा जो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस हमारा सेक्शन 210 के अंदर दिया गया है। तो इसमें कॉग्निजेंस 3 टाइप से हो सकता है अपना। एक तो लेते हैं कॉग्निजेंस अपॉन पुलिस अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट। अगर मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेंट मिली है किसी ऑफेंस की तो वो क्या कर सकता है, और उन्हें लगता है कि हाँ जी ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं अपॉन एनी इंफॉर्मेशन जो उनको अदर देन पुलिस ऑफिसर या फिर उनको अपनी नॉलेज से कोई इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उस केस में वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो एम्पावर होता है, वो एम्पावर करता है किसी भी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को कि वो जो है कॉग्निजेंस ले सब सेक्शन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली कॉग्निजेंस किन चीजों पे, 3 स्टेजेस है कॉग्निजेंस की, मतलब 3 तरीके से ली जा सकती है, पुलिस रिपोर्ट, अदर देन पुलिस रिपोर्ट, और ओन पे भी वो ले सकते हैं। जैसे कि अपॉन रिसीविंग पुलिस कंप्लेंट, अगर उन्हें को पुलिस कंप्लेंट मिली है तो वो इस केस की क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और पहले इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है, अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, अगर उन्हें कोई कंप्लेंट मिली है वो उस कंप्लेंट के बेसिस पे ले सकते हैं कॉग्निजेंस, कौन, मजिस्ट्रेट ले सकता है। उन्हें ऑरली या राइटिंग में कोई कंप्लेंट मिली है मजिस्ट्रेट को इस व्यू से कि वो उस पर अपना एक्शन ले तो वो इस कोर्ट के अंदर अपना एक्शन ले सकते हैं। अपॉन पुलिस रिपोर्ट, अगर किसी पुलिस रिपोर्ट की बेसिस पे जो अंडर 173 हमने पढ़ा, अगर उसके ऊपर उन्हें कोई पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट सेंड करी है तो उस केस पे भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन वो उस पे अपना माइंड यूज करेंगे। खाली ही पुलिस रिपोर्ट पे वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, वो अपना दिमाग यूज करेंगे कि हाँ इसमें कॉग्निजेंस लेनी है या नहीं लेनी है। वो उनका एक अपना खुद का माइंडसेट का प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। ओनली बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट भी नहीं बट अपना खुद का भी माइंड सेट को यूज करेंगे, जो कि हमारा उमा शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया था कि ऑन रिसीविंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट कॉग्निजेंस ली जा सकती है बट वो अपना माइंड भी अप्लाई करेंगे एंड परस्यू करेंगे मैकेनिकली, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा कहा गया। ऑन रिसीविंग पुलिस रिपोर्ट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 के अंदर वो ऑफेंस मतलब कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। द मजिस्ट्रेट हैज नॉट प्रोसीड मैकेनिकली इन एग्रीइंग विद पुलिस रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट अपना खुद का भी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको यूज करेंगे, उसके बाद वो पुलिस रिपोर्ट के साथ परस्यू करेंगे। और अगर वो कंप्लेंट के थ्रू ले रहे हैं कॉग्निजेंस, जब वो कंप्लेंट के थ्रू कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो उनको एक चीज ध्यान रखनी होगी, कंप्लेंट के थ्रू जब वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो वो देखेंगे कि पहले सेक्शन 200 के अंदर वो एग्जामिनेशन करेंगे कंप्लेंट का। उसके बाद जब कंप्लेंट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, अगर कोई मजिस्ट्रेट उस केस की कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये सेक्शन 201 के अंदर पहले चेक होगा। उसके बाद 202 के अंदर पोस्टपोनेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, फिर उसके बाद 203 के अंदर डिसमिस ऑफ कंप्लेंट। बेसिकली जब कोई कंप्लेंट से आप कोई कहते हो मजिस्ट्रेट से कि वो कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले तो वो पहले मेंटेबिलिटी भी देखता है कि हाँ जी ये केस मेंटेनेबल है नहीं है, वो सब चीजें चेक होती है। और मजिस्ट्रेट उसे डिसमिस भी कर सकता है, उसको अलाउ भी कर सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब बात करें अगर अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज नॉलेज, अगर उनके नॉलेज में है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो अपनी नॉलेज के बेसिस पर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो सच इंफॉर्मेशन है डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लेंट और पुलिस इंफॉर्मेशन, तो ये जो हमारी ऐसी जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर पुलिस कंप्लेंट या फिर कोई भी एफआईआर या कोई कंप्लेंट इंक्लूड नहीं होती। बट बेसिक हमारा जो है वो 2 टाइप के ही काउंट होते हैं कॉग्निजेंस में, जो कि हमारा है अपॉन पुलिस रिपोर्ट और अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अब अगर हम बात करें कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय सेशन कोर्ट, तो देखिए नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय मजिस्ट्रेट। तो कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है अपना कॉग्निजेंस नहीं लेता है, ठीक है।
कॉग्निजेंस टेकन बाय मैजिस्ट्रेट नॉट इम्पावर्ड, अगर कोई ऐसे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते हैं जो इम्पावर्ड नहीं है, पर उन्होंने वो कॉग्निजेंस गुड फेथ में ली, मतलब गुड फेथ में उन्होंने ली है वो कॉग्निजेंस, ठीक है ना, तो इस चीज को एज एन एक्सक्यूज नहीं यूज करा जाएगा कि उस केस में मैजिस्ट्रेट इम्पावर्ड नहीं थे। ठीक है ना, इसको हम ऐसा ग्राउंड नहीं यूज करेंगे, अगर वो गुड फेथ में ली गई है और जो डिसीजन है वो करेक्ट टू द पॉइंट है, तो उस केस में हम ये नहीं एक्सेप्शन यूज करेंगे। अब जैसे कि एक केस है हमारा, विश्वामित्र वर्सेस ओपी फॉर्डर AIR 1984 SC5 का केस है। इसमें कहा गया एनी पर्सन कैन सेट क्रिमिनल कोर्ट इनटू मोशन, कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल कोर्ट को मोशन में सेट कर सकता है। एनी नॉलेज बट नॉट अफेक्टेड बाय ऑफेंस और नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड मे सेट लॉ इन मोशन बाय कंप्लेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति जो है क्रिमिनल कोर्ट को मोशन में ला सकता है, चाहे वो उसके इंटरेस्ट का हो या ना हो, या उसका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, अपने नॉलेज के बेस पे वो क्या कर सकता है, लॉ को मोशन में ला सकता है अपनी कंप्लेंट के द्वारा। ठीक है, ऐसा इस केस में कहा गया। अब बात करते हैं कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट एंड कमिंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, कि किस तरीके से प्रोसीडिंग का कमेंसमेंट होगा। तो कंप्लेंट अंडर सेक्शन 210, ठीक है, पहले कंप्लेंट सेक्शन 210 के अंदर जाएगी जिसके अंदर वो कॉग्निजेंस लेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन होगा कंप्लेंट का। उसके बाद सेक्शन 223 के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। फिर जब कंप्लेंट रिसीव होगी तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा, विटनेसेस को एग्जामिन करेगा ओथ पर, ठीक है, और उनको दिखता है सुफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के इन्वेस्टिगेशन के साथ या फिर इश्यू समन करने के, तो वो कर सकते हैं। द एग्जामिनेशन मे बी कंडक्टेड इन प्राइवेट एंड द कंप्लेंट मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स ऑफ क्लैरिटी एट एनी पॉइंट। या तो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकती है प्राइवेट में भी, या फिर जो कंप्लेंट है उसे कहा जा सकता है कि थोड़ी और डिटेल लाई जाए, या फिर जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं उसको थोड़ा क्लेरिफाई करा जाए। अब प्रोसीजर बाय इनकम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, अगर कोई इनकम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, मतलब अगर कोई कंप्लेंट है वो एक मैजिस्ट्रेट के आगे लगाई गई है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस ऑफेंस के लिए, तो मैजिस्ट्रेट रिटर्न कर सकता है या फिर डायरेक्ट कर सकता है कंप्लेंट को कि उसको प्रॉपर कोर्ट के अंदर लगाई जाए, ताकि इंश्योर रह जाए कि जो कंप्लेंट है वो हर्ट करी जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा जिनकी वो नेसेसरी जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है कि कैसे कमिटमेंट हमारी स्टार्ट होती है मजिस्ट्रेट के आगे। 226 के अंदर वो डिसमिसल मतलब जो कंप्लेंट है उसको डिसमिस कर सकते हैं। 227 के अंदर वो जो है इश्यू कर सकते हैं समन या फिर वारंट। और 227 के अंदर हमारा प्रोसेस इश्यू होता है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स का। तो जो मजिस्ट्रेट है कंप्लेंट एग्जामिन करने के बाद वो सेटिस्फाइड है कि वहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है जिससे वो केस में आगे बढ़ सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब जब वो 227 के अंदर इशू ऑफ प्रोसेस, जब प्रोसेस आगे बढ़ रहा है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, समन या फिर वारंट को इशू करेंगे। उसके बाद 225 के बाद पोस्टपोनिंग द इशू ऑफ प्रोसेस, द मजिस्ट्रेट कुछ केसेस में जो प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर सकता है अगर वो बिलीव करता है कि इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है समन इशू करने से पहले, वो उसको क्या कर सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है। वो पुलिस वालों को ऑर्डर दे सकता है कि पहले इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करो। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है पुलिस को कि वो जो है पहले इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करें, स्पेशली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। उसके बाद इंक्वायरी बिफोर समन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में 202 कहता है, इन केसेस जहाँ पे ऑफेंसेस जो नॉन कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट कंडक्ट कर सकता है एक इंक्वायरी समन इशू करने से पहले। ठीक है, दिस कुड इन्वॉल्व, डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कंप्लेंट की, या फिर किसी भी कंप्लेनेंट या फिर विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं ताकि जो एलिगेशन है उसको वेरीफाई करा जा सके। आफ्टर इंक्वायरी अगर मजिस्ट्रेट बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो क्या करते हैं, समन इश्यू कर सकते हैं। ये प्रोसेस है हमारा नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। मजिस्ट्रेट का डिसीजन होता है कि वो प्रोसीड करें या फिर डिसमिस करें, और अगर वो डिसमिस करते हैं तो उनको एक भी रीजन मेंशन करना पड़ता है कि उन्होंने डिसमिस क्यों करी है। अब अगर हम बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस हमारा बेसिक ऑफ चार्ज होता है, फिर हमारा एरर ऑल्टर और न्यू चार्जेस, उसके बाद जॉइंटर ऑफ चार्जेस। चार्जेस में हमारी ये तीन चीजें आती है। ठीक है, जब हम चार्जेस की बात करते हैं
तो अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ चार्जेस की, तो एक चार्ज क्या है? चार्ज एक फॉर्मल एक्विजिशन है, एक पर्सन ने कमिट करा है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक सर्व करता है क्रिमिनल आउटलाइन को या क्रिमिनल एलिगेशन को, वो हमारा एक चार्ज होता है। तो चार्ज फ्रेम कैसे होता है? सेक्शन 234 बात करता है चार्जेस का फ्रेम कैसे होता है, क्या कंटेंट होते हैं चार्ज के। तो जो भी ऑफेंस एक्यूज ने करा है उसको किस ऑफेंस से चार्ज करा गया है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए ऑफेंस की कि क्या फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं। लीगल प्रोविजन होने चाहिए कि वो एकदम क्लासिफाइड होना चाहिए उसका ऑफेंस। उसके साथ साथ जो चार्ज है वो क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, ताकि जो एक्यूज है वो समझ सके कि क्या एग्जैक्ट नेचर है ऑफेंस का जिसके जिसमें उसको चार्ज करा गया है। ये बात हो गई। 234 हमारा बात करता है कंटेंट ऑफ चार्जेस। ऐसे हमारा 235 बात करता है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस, कि जब भी कोई चार्ज फ्रेम हो रहा है तो उसके अंदर क्या पर्टिकुलर्स आएंगे। डेट, प्लेस, टाइम, पर्सन, थिंग, ये सब आएगा। ये इन्वॉल्व करता है एक्ट्स और डिटेल्स जो उस चार्ज के अंदर मेंशन है। उसके साथ साथ इसका बेसिक एम यही है कि एक्यूज को पता हो कि उसे किस चक्कर में चार्ज करा गया है, ताकि वो अपना जो डिफेंस है उसको क्या कर सके, उसको प्रिपेयर कर सके। कंटेंट ऑफ चार्ज में भी सारी डिस्क्रिप्शन आएगी, पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस में भी सारी डिस्क्रिप्शन आएगी। नोटिस ऑफ द चार्ज। वंस जो चार्ज फ्रेम होता है, मजिस्ट्रेट को रिक्वायर्ड होता है कि वह एक्सप्लेन करे चार्ज को एक्यूज को। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, जो उस पर चार्ज लगते हैं उसको एक्यूज पे एक्सप्लेन करता है, ताकि वो समझे उसका नेचर क्या है, ताकि जब ट्रायल हो तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बाय मजिस्ट्रेट, सेक्शन 263 बात करता है मजिस्ट्रेट के द्वारा चार्ज फ्रेम होना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन वारंट केस। जो हमारे वारंट केसेस होते हैं, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पे सुफिशिएंट एविडेंस है कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो वो चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं और उस एक्यूज को वो चार्जेस पढ़ के समझा सकते हैं। अगर एक्यूज खुद ही प्लीड्स कर ले गिल्टी, तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड कर सकता है ट्रायल के साथ। बट इफ दे प्लीड नॉट गिल्टी, देन तो ट्रायल है वो कंटिन्यू होगा एंड एक्यूज जो है अपना डिफेंस कोर्ट में लेकर आएगा। अब 269 बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन समन केसेस। समन केसेस में यूजुअली जो लेस सीरियस केसेस होते हैं, इसमें मजिस्ट्रेट फ्रेम करता है चार्ज को उन्हें सुफिशिएंट एविडेंस मिलते हैं तो। ठीक है ना, क्योंकि हमारे सिंपलर केसेस होते हैं तो यूजुअली समन कोर्ट में जब हम समन इश्यू करते हैं तो वो क्या मोटिव होता है कि सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में आए। तो समन केसेस में चार्ज फ्रेम करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट सुफिशिएंट एविडेंस देखेगा। अब अमेंडमेंट और ऑल्टर द चार्ज। तो जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनके पास पावर होती है कि वो ऑल्टर कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं चार्जेस को। जो मजिस्ट्रेट और जज होते हैं वो ऑल्टर या फिर ऐड कर सकते हैं चार्ज को किसी भी स्टेज पे ट्रायल की, अगर उन्हें कोई न्यू एविडेंस मिलता है तो। ठीक है, और ये इसलिए करा जाता है ताकि फेयरनेस बनी रहे ट्रायल के अंदर और जो इनजस्टिस है उसका अवॉइड करा जा सके। एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्ज टू द एक्यूज। सेक्शन 234 इस बारे में बात करता है कि जो एक्यूज है उसको इस चार्ज के बारे में बताया जाएगा, उसको वो रीड करके एंड एक्सप्लेन करे जाएंगे वो चार्जेस। कंटेंट ऑफ चार्जेस, जो कि हमने भी सेक्शन 234 में ऑलरेडी देखा भी पीछे, कि जो कंटेंट ऑफ चार्जेस हैं कि पर्टिकुलर होना चाहिए, रिलेवेंट लीगल प्रोविजन उसके अंदर होनी चाहिए, डेट एंड प्लेस के बारे में उसमें मेंशन होना चाहिए, मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो सब उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। अब बात करें जॉइंटर ऑफ चार्ज क्या होता है। तो कुछ कंडीशन है जॉइंटर और चार्ज के लिए जो सेक्शन 219 के अंदर दे रखी है। अंडर सेक्शन 242 है जो कंडीशन है, 219 पहले का होगा। तो इसमें जो एक्यूज है वो चार्ज करा जा सकता है फॉर 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड कमिटेड विद इन 12 मंथ्स। अगर उसने सेम काइंड की ऑफेंस 12 महीने में 3 बार कर दी है तो वो जॉइंटर ऑफ चार्जेस होगा। ये प्रोविजन अप्लाई होता है जहाँ पे जो ऑफेंस जो है सिमिलर नेचर के होते हैं, एग्जाम्पल थेफ्ट हो गया, चीटिंग हो गया, एंड आर कमिटेड विद इन द सेम टाइम फ्रेम, जब उन्होंने वो ऑफेंस जो है सेम टाइम फ्रेम में कमिट करे हो। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने क्या करा, कमिट करा थेफ्ट 3 टाइम, 12 महीने के अंदर उसने 3 बार थेफ्ट कमिट कर दिया, तो वो चार्ज करा जाएगा विद ऑल 3 थेफ्ट इन अ सिंगल ट्रायल। तो वो सिंगल ट्रायल के अंदर 3 थेफ्ट के लिए चार्ज करा जाएगा। ये नहीं कि आज के चार्ज, आज जो इसने थेफ्ट करा है वो अलग चल रहा है, 2 दिन बाद जो करा है वो अलग कोर्ट में चल रहा है।
तो ऐसा नहीं होगा, तीनों को मर्ज अप करके एक साथ एक ही ट्रायल में चलाया जाएगा। सेक्शन 243 बात करता है परमिट्स द जॉइंटर ऑफ चार्ज फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस इफ दे आर कनेक्टेड और पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। ये बात करता है जैसे कोई पर्सन है, कोई चोरी करने आया, अब चोरी के बीच में उसने किसी को मार दिया या फिर असॉल्ट कर दिया, तो ये सब जो है ऑफेंसेस सारे ये कनेक्टेड है ना, एक के साथ ही सारे कनेक्टेड है, तो इन सारे डिफरेंट चार्जेस को एक साथ कनेक्ट करके सिंगल ट्रायल में जो है चलाया जाएगा, इन पे सिंगल ट्रायल चलाया जाएगा। तो ये इसकी बात करता है। जैसे कोई चोरी करने गया था, उसके साथ साथ उसने उसे मार भी दिया, चोट वोट लग गई ज्यादा, या कुछ ज्यादा असॉल्ट कर दी, तो इस केस में जो ऑफेंसेस है उनको ज्वाइन करके एक साथ ट्राई करा जाएगा अंडर सेक्शन 243। वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ये बात करते हैं अल्टरनेटिव चार्ज की। अगर कोई एक्यूज है जिसे चार्ज करा गया है मर्डर के लिए भी एंड मैनस्लॉटर के लिए भी, ठीक है, वेदर उसके इंटेंशन थे या फिर नहीं थे, तो इसमें जो दोनों चार्जेस फ्रेम करे जाएंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा एविडेंसेस के सपोर्ट पे क्या उसने मर्डर करा है या फिर उसने मैनस्लॉटर करा है फैक्ट्स के बेसिस पे। तो ऐसे केसेस में जब हमें डाउट होता है कि हाँ इसने ये करा है फिर इसने ये करा है, तो उस केसेस में कोर्ट डिसाइड करता है एविडेंस के बेसिस पे कि क्या चार्ज इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो। व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली, तो कुछ कंडीशन है जिसमें जॉइंटर ऑफ चार्जेस होता है, जहाँ पे सेवरल पर्सन जो है एक्यूज वो सेम ऑफेंस कर रहे हैं या डिफरेंट ऑफेंस कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही कनेक्शन में सेम ट्रांजेक्शन के अंदर वो ऑफेंस कर रहे हैं, तो वो सब जॉइंटली चार्ज करे जाएंगे। ठीक है, जब डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट हुए हैं सेवरल पर्सन्स के द्वारा लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन में कमिट हुए हैं, तब भी वो एक साथ चार्ज करे जाएंगे। जैसे कि अगर एक ग्रुप है इंडिविजुअल का, वो इन्वॉल्व है रॉबरी के अंदर, और एक ग्रुप इन्वॉल्व रॉबरी में है लेकिन कुछ लोगों ने असॉल्ट कर दिया, कुछ लोगों ने मारा पीटी कर दी, तो वो सारे के सारे जॉइंटली चार्ज करे जाएंगे एक सिंगल ट्रायल के अंदर। ठीक है ना, तो वो अभी हमने बात करी। तो अब आगे बढ़ने से पहले इसका एक छोटा सा एक डायग्राम देख लेंगे ताकि कुछ क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट्स की। अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो हमारा ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या कहता है, ये कहता है जो हमारा ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन का है वो रेफर करा गया उस लीगल प्रोसेस को जिसके अंदर जो एक्यूज है वो कमिट कर रहा है कोई सीरियस क्राइम। जब कोई एक्यूज सीरियस क्राइम कमिट करता है तो उसका जो क्राइम है कहाँ जाता है, सेशन कोर्ट के पास जाता है। और सेशन कोर्ट उन सारे कोर्ट केसेस को डील करता है जो कि डेथ पेनल्टी हो जिसमें, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, या फिर जिसमें 7 साल से ज्यादा की जेल हो, वो सारे मैटर हमारा कोर्ट ऑफ सेशन डील करता है। तो इसमें जो ट्रायल कंडक्ट होगा वो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल को कंडक्ट करेगा। उसके बाद 249 के अंदर केस प्रोसिक्यूशन के लिए ओपन होगा। 251 के अंदर इसमें चार्जेस फ्रेम होंगे, जब जज को लगता है कि सेशन जज को लगता है कि ये उसे एग्जामिन करने के बाद मटेरियल देखने के बाद कि ये चार्ज फ्रेम होने चाहिए, तो वो चार्ज उस पे फ्रेम करे जाएंगे। और वो जो चार्ज फ्रेम करे जाएंगे वो एक्यूज को उसकी लैंग्वेज में रीड करके उसको बताया भी जाएगा। वो सारे के सारे ऑफेंसेस उससे बताए जाएंगे कि उस पे ये चार्ज लगा है। और अगर एक्यूज प्लीड करता है गिल्टी तो कोर्ट प्रोसीड कर सकता है उसको कन्विक्ट करने के लिए। अगर गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो ट्रायल में जाएगा। चार्जेस अगेंस्ट एक्यूज, एक्यूज जो चार्जेस है वो उसे रीड एंड राइट तो करे ही जाएंगे, मतलब उसको बताया जाएगा। तो जज उसे पूछ सकता है कि जब वो प्लीड करते हैं गिल्टी या फिर नहीं, अगर वो गिल्टी प्लीड करते हैं तो क्या होगा, तो जजमेंट होगी या सेंटेंस होगा। गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो ट्रायल में जाएगा। तो ट्रायल प्रोसीजर हमारा सेक्शन 254 में है। अब जब ट्रायल स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, सबसे पहले जब प्रोसिक्यूशन जब ट्रायल बिगिन करता है तो वो एविडेंस को एग्जामिन करता है और विटनेसेस को भी एग्जामिन करता है। उसके अंदर एग्जामिनेशन इन चीफ कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ताकि अगर उन्हें लगता है कोई पॉइंट उन्हें क्लैरिफाई नहीं हो रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू तो वो री एग्जामिनेशन कर सकते हैं, री एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बट वो अगर कोर्ट को लगता है कि उन्हें एप्लीकेशन अलाउ करनी चाहिए तभी वो एप्लीकेशन अलाउ करेंगे। पहले हमारा प्रोसिक्यूशन होगा, फिर हमारा डिफेंस केस होगा, डिफेंस में भी एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और सफिशिएंट एविडेंस दिए जाएंगे। उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो जाएगा फिर डिफेंस एविडेंस हो जाएगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद अपनी जजमेंट आएगी या फिर एक्विटल हो सकता है फिर कन्विक्शन।
ठीक है। जजमेंट सुनने के बाद जो जज है वो क्या कर सकता है, विद इन 30 डेज के अंदर अपना ऑर्डर सुना सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 45 डेज तक उसका एक्सटेंड कर सकता है। अब बात करें वारंट केस के ट्रायल में क्या होगा। वारंट केस के ट्रायल में भी सबसे पहले तो सेक्शन 230 के साथ, सबसे पहले सेक्शन 230 आएगा, जिसके अंदर उनको जो कॉपीज हैं सप्लाई करी जाएगी। वारंट केस में जो कॉपी है वो एक्यूज को दी जाएगी, जो जो उस पर चार्ज लगे हैं उन सब चीजों की। और वेन एक्यूज शेल बी डिस्चार्ज 262 बात करता है, एक्यूज एप्लीकेशन लगा सकता है विद इन 60 डेज के अंदर, जब उसे कॉपी मिली है तो एक्यूज अपने डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। उसके बाद चार्ज फ्रेम होंगे वारंट केस में। कॉपी सप्लाई हो गई, एविडेंस कॉपी सप्लाई होने के बाद क्या होंगे, हमारे चार्जेस फ्रेम होंगे। उसके बाद अगर वो अपने आप को गिल्टी मानता है तो डायरेक्ट उसे कन्विक्ट करा जाएगा। गिल्टी नहीं मानता है तो हमारे 265 के अंदर पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे, फिर 266 के अंदर डिफेंस एविडेंस होंगे, उसके बाद 267 में हमारा एविडेंस होंगे। किसके एविडेंस होंगे, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होंगे। अब देखिए ये हमारा जो सीन था ट्रायल और वारंट केस में, क्या हुआ, हमने पहले 230 के थ्रू कॉपी सप्लाई करी, 262 के अंदर वो अपनी रिलीज एप्लीकेशन लगा सकते हैं, चार्जेस फ्रेम करे, कन्विक्शन गिल्टी है तो अगर वो अगर मानता है कि हाँ वो गिल्टी है, तब उसको डायरेक्ट कन्विक्ट करा जाएगा। नहीं मानता है तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे, फिर एविडेंस होंगे डिफेंस के, उसके बाद आर्ग्यूमेंट और उसके बाद जजमेंट। अब अगर कोई भी केस पुलिस रिपोर्ट से हटके इंस्टीट्यूट हुआ है तो क्या होगा। तो सबसे पहले एविडेंस होंगे प्रोसिक्यूशन के, अगर कोई भी केस पुलिस रिपोर्ट से हटके हुआ है तो पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होंगे। उसके बाद एक्यूज को डिस्चार्ज करा जाएगा, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई चार्जेस नहीं है एक्यूज के अगेंस्ट तो वो उन्हें डिस्चार्ज भी कर सकता है, या फिर आगे स्टेज को कंटिन्यू भी कर सकता है। उसके बाद 270 के अंदर एविडेंस होंगे डिफेंस के। जब प्रोसिक्यूशन डिफेंस के एविडेंस हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, या तो 271 के अंदर एक्विटल होगा या फिर कन्विक्शन होगी, एक ही काम होना है। ठीक है ना। तो ये कुछ स्टेजेस हैं किसकी हमने अब देखी वारंट केस की, अगर वो अदर देन पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट होता है तो। अब बात करें समन केसेस की। तो जो हमारे समन केसेस होते हैं वो हमारे सेक्शन 274 से 282 के अंदर है। तो जो हमारा सेक्शन 274 है वो बात कर रहा है एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। एक्यूज को अपियर करा जाएगा मजिस्ट्रेट के आगे, उसके ऑफेंसेस जो है उसको उसके ऑफेंसेस के बारे में बताया जाएगा। और इसमें जरूरी नहीं है समन केस में कि फॉर्मल चार्ज हुई। अगर 275 में एक्यूज गिल्टी मानता है ठीक है, नहीं मानता है तो ट्रायल में जाएगा। प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड अंडर 277, अगर एक्यूज कन्विक्टेड नहीं है अबव सेक्शन के अंदर, देन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है, वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को सुन सकता है और डिफेंस के एविडेंसेस को भी सुन सकता है। तो 278 में एक्विटल होगा या फिर नॉन अपीयरेंस, अगर 279 के अंदर अगर नॉन अपीयरेंस या फिर डेथ हो गई है कंप्लेनेंट की तो क्या होगा, ऐसे केसेस के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आए हायर करे जाएंगे उस केसेस के लिए। 280 के अंदर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, इसके अंदर अगर कंप्लेनेंट को लगता है कि उसे चार्जेस विड्रॉ कर लेने चाहिए तो वो अपना, अगर उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो वो विड्रॉ कर सकता है कंप्लेंट को। और 282 बात करता है कि पुलिस के पास, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा भी समन केस। अब अगर उसके बाद मैं बात करूं वारंट केस की, अब मैं बात करूं अगर अपील की, तो अपील जो है हमारा सेक्शन 413 के अंदर दिया गया, राइट टू अपील। No appeal shall from any judgment or order of criminal court except as provided by BNSS or any other prevailing law। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऑर्डर आया है, आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील लगा सकते हैं। ठीक है, राइट टू अपील होता है जब आप किसी भी कन्विक्शन से या ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करते हैं, अपील लगा सकते हैं हायर कोर्ट के अंदर। सेक्शन 15 कहता है अपीयर्स फ्रॉम कन्विक्शन। कोई भी पर्सन जो कन्विक्ट हुआ है हाई कोर्ट के अंदर वो अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा सकता है। और कोई भी पर्सन जो ट्राइबल या सेशन जज के द्वारा या फिर असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा या फिर किसी दूसरे कोर्ट के द्वारा, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। ठीक है। तो अपील बेसिकली आप सबने नॉर्मली सुना होगा, अपील लगाई भी होगी कभी।
अब सेक्शन 416 से कहता है नो अपील इन पेटी केसेस, जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उसके अंदर अपील नहीं लगाई जैसी है, जैसे कि हाई कोर्ट ने कोई पास करा ऑर्डर जिसकी मिनिमम इम्प्रिजमेंट 3 मंथ्स की है, या फिर फाइन उसमें 1K तक का है, मतलब 1,000 तक का फाइन है, या फिर दोनों चीजें हैं। तो ऐसे केसेस में अपील अलाउ नहीं है। जो हमारे छोटे केसेस होते हैं उसके अंदर अपील अलाउ नहीं है। जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन ने इम्प्रेजमेंट दी है 3 मंथ की, या फिर फाइन दिया है 200 का, या फिर दोनों दिए। जहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कोई ऑर्डर पास करा है फाइन का जो कि 100 रुपीज से ज्यादा का नहीं है, तो ऐसे केसेस में अपील जो है रिस्ट्रिक्ट करी गई है। अब अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस। स्टेट गवर्नमेंट किसी केस में क्या कर सकती है, अगर उससे कन्विक्शन मिला है ट्रायल के दौरान, तो वो हाई कोर्ट में अपील लगा सकती है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह सकते हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपील लगाए उस सेंटेंस के अगेंस्ट में, टू द हाई कोर्ट। अगर कोई भी कन्विक्शन पास हुई है किसी भी कोर्ट के द्वारा तो हाई कोर्ट में अपील लगाई जा सकती है। ठीक है। सेशन कोर्ट में अपील लगाते हैं जब कोई ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास करा हो तो अपील जाएगी सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट में अपील जाएगी जब कोई भी ऑर्डर किसी भी कोर्ट ने पास करा हो तो हाई कोर्ट में जा सकती है। अब कोई भी अपील फाइल्ड हो सकती है किसी भी सेंटेंस के अगेंस्ट, जो कि ये सारे सेक्शन दिए हुए हैं बीएनएस के। अपील को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ के अंदर डिस्पोज करा जाता है जिस दिन से अपील फाइल हुई है। पिटीशन फॉर अपील, अपील का एक पर्टिकुलर पिटीशन है जो रेडी करा जाता है अपील को फाइल करने के लिए। डिसमिसल ऑफ अपील, अगर लगता है जज को कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है अपील के लिए तो वो क्या करते हैं, अपील को डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो अब बात करें मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस हमारा जो दिया है वो बीएनएसएस के सेक्शन 144 के अंदर दिया है, जिसमें बात करते हैं मेंटेनेंस का पर्पस क्या है। तो मेंटेनेंस का पर्पस ये है कि एक लीगल रेमेडी प्रोवाइड करना उस पर्सन को, वाइफ को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को, जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इसका एम ये था कि इंश्योर करे कि जो इंडिविजुअल है जिनको नीड है सपोर्ट की, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए। अब मेंटेनेंस कौन क्लेम कर सकता है? वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 144 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, वो नेग्लेक्ट या फिर रिफ्यूज नहीं कर सकता मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ को। अगर उसकी वाइफ खुद का मेंटेन नहीं कर सकती तो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा, अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेन करेगा, चाहे वो मैरिड हो या फिर वो अपने आप को मेंटेन ना कर पा रहे हो। अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेटेड चाइल्ड को मेंटेन करेगा, नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी, वो फिजिकल मेंटली अगर वो अब नॉर्मल है या फिर उसे कोई इंजरी लगी है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो क्या करेगा, वो उनको मेंटेन करेगा। वो अपने फादर को मेंटेन कर सकता है, अपनी मदर को मेंटेन कर सकता है अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो मेंटेनेंस बेसिकली वाइफ के लिए भी है, चिल्ड्रंस के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं उस पर्सन को कि वो मंथली अलाउंस दे मेंटेनेंस के लिए उसकी वाइफ को या फिर उसके चिल्ड्रन को या फिर उसके फादर या मदर को, एट सच मंथली रेट एज मच मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इतना ठीक है उन लोगों के लिए, तो वो जो पर्सन है वो सेम जो है टाइम टू टाइम उसको पे करेगा। ठीक है ना। तो इसमें ये चीज दी है कि जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है फीमेल के फादर को कि वो जो है मेंटेनेंस दे अपने डॉटर को, टू मेक, तब तक जब तक वो मेजोरिटी अटेन नहीं कर लेती, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसका जो हस्बैंड है उस फीमेल चाइल्ड को, अगर वो मैरिड है, वो सुफिशिएंट मींस नहीं है उसके पास, तो इस केसेस में भी वो क्या कर सकता है, वो मेंटेनेंस को ऑर्डर कर सकता है। फर्दर मजिस्ट्रेट को ऐसे लगता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग मंथली अलाउंस रिगार्डिंग अगर मेंटेनेंस अगर दी है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इंटरिम मेंटेनेंस को जो है अलाउ कर सकता है। जब तक केस चल रहा है, जब तक फुल मेंटेनेंस नहीं फिक्स हो जाती, उससे पहले इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है जज कर सकता है अगर उन्हें नेसेसरी लगता है तो। प्रोवाइडेड की जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है मंथली अलाउंस के लिए फॉर द एंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द सेकेंड प्रोविजन
शेल एज पॉसिबल बी डिस्पोज विद इन 60 डेज, मतलब जिस दिन से एप्लीकेशन लगी है 60 डेज के अंदर अंदर उसको क्या करा जाए, उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करा जाए जो एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई गई हो। उसके बाद कुछ सिचुएशन है जिसमें वाइफ इंटाइटल्ड नहीं होती है मेंटेनेंस के लिए, और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, 2 बार आ चुका है ये। इसमें अगर कोई वाइफ है जो इंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए, तो उसमें कुछ सिचुएशन है। अगर वह अडल्ट्री में रह रही है, अगर कोई वाइफ अडल्ट्री में है और ये चीज प्रूफ हो जाती है, तो वो मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं होगी। अगर उसने रीमैरिज कर ली है, अगर जो वाइफ है उसने रीमैरिड कर ली है डिवोर्स के बाद या सेपरेशन के बाद उसके हस्बैंड से, सो वो जनरली इंटाइटल्ड नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि रीमैरिज एक वॉलेंटरी एक्ट माना जाता है वाइफ का, और इसमें फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि उसके जो न्यू स्पाउस है वही उसको मेंटेन करे। अब है डिजर्वेशन विदाउट सफिशिएंट कॉज। अगर जो वाइफ है वो वॉलेंटरली अपने हस्बैंड से दूर रह रही है बिना किसी सफिशिएंट रीजन के, उसने डिजर्शन ले रखा है, तो इस केस में मेंटेनेंस उसे नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 144। ठीक है, डिजर्शन इन लीगल टर्म में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक जो हस्बैंड जो है वाइफ के साथ नहीं रहता है, जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, ठीक है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, तो ऐसी सिचुएशन में भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। अगर वो सेपरेटली रह रही है विदाउट जस्ट कॉज, अगर जो वाइफ है वो सेपरेटली रह रही है अपने हस्बैंड से विदाउट एनी जस्टिफेबल कॉज, कोई क्रुएलिटी नहीं है, कोई अडल्ट्री नहीं है, उसके बावजूद वो अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, तो इस केस में भी जो कोर्ट है मेंटेनेंस को ऑर्डर नहीं देगा, अगर वो सेपरेटली रह रही है बिना किसी रीजन के। और फिर एक सिचुएशन है, अगर वो फाइनेंशियली कैपेबल है, अगर वो कैपेबल है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट क्या करता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं देगा। सेक्शन 144 का 5 कहता है, अगर ऑन द प्रूफ के वाइफ के फेवर ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन के अंदर वाइफ के फेवर में ऑर्डर जा चुका है, बन चुका है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर भी होती है कि वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। अब 145 में बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीडिंग इसकी जो स्टार्ट होगी अंदर 144 के अंदर, वो वहां से स्टार्ट होगी जहाँ पे वो व्यक्ति रहता हो, मतलब जहाँ उसका हस्बैंड रहता हो, जहाँ पे वो दोनों रहते हो, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ रहते हो, जहाँ पे वो लास्ट रह चुके हो अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, या फिर जहाँ पे उसके फादर और मदर रहते हो। तो मतलब जुरिस्डिक्शन ऐसी बनती है जहाँ पे मायका हो उसका या जहाँ पे उसका ससुराल हो, जहाँ पे वो दोनों रह रहे हो, तो ये सिचुएशन बनती है केस की, जब वो केस ऐसे फाइल कर सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग, जो जितने भी एविडेंस होंगे इस प्रोसीडिंग के, वो पर्सन की प्रेजेंस में ही करे जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर कुछ सिचुएशन में जो पर्सन अटेंडेंस है उसको डिस्पेंस करा जा सकता है उसकी एडवोकेट के प्रेजेंस के अंदर, और इन केसेस में सम्मन इश्यू करे जाते हैं। अब ये भी कहा है कि मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने ऑर्डर बनाया है मेंटेनेंस का, ठीक है, वो विलफुली अवॉइड कर रही है सर्विसेज को या फिर विलफुली नेग्लेक्ट कर रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग को, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है और कोई भी ऑर्डर जो है दे सकता है। ठीक है, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उन्होंने 144 के अंदर उनके पास पावर है कि वो जो ऑर्डर है उसके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकता है, अगर उन्हें लगता है तो। ठीक है, अब ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस सेक्शन 146 बात करता है, तो इसके अंदर ये अगर मजिस्ट्रेट को कोई प्रूफ मिलता है ना 144 के अंदर, वो उनके पास पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डर उन्होंने दिया है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ वुमेन, जिसने डाइवोर्स ले लिया है और जिसने जो डाइवोर्स लेने वाली है अपने हस्बैंड से, तो वो क्या कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं, तब वो क्या कर सकते हैं, आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स, अगर वो रीमैरिड करती है तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं उसकी मैरिज डेट से। अगर जो वुमेन है उसने डाइवोर्स ले लिया उसके हस्बैंड से, ठीक है, और वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर, जो होल सम है वो उसको दे दिया गया है, या फिर कस्टमरी और पर्सनल लॉ के अंदर उसको वो सारा का सारा जो होल सम है वो दे दिया गया है, तो वो क्या कर सकता है, उस केस में उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। अगर वुमेन ने और जो हस्बैंड है उसने, वुमेन ने अगर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया है, ठीक है, उसने वॉलेंटरली अगर अपनी जो मेंटेनेंस है वो सरेंडर कर दी है, उस केस में भी जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का वो कैंसिल करा जा सकता है। When the civil court makes a decision to receive maintenance or dowry from someone
टू होम अ मंथली अलाउंस और मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस। तो जब जब ये डिसीजन लेते हैं मेंटेनेंस का, जो दहेज का या फिर जो मेंटेनेंस का जब ये डिसीजन देते हैं, और जब वाइफ को मंथली मेंटेनेंस मिल रही है या फिर इंट्री मेंटेनेंस उसके डिसाइड हो चुकी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि जो मेंटेनेंस उन्हें मिल रही है वो अंडर सेक्शन 144 जो है पे करी जाए। और कोर्ट ये भी चीज का ध्यान रखेगा कि जो अमाउंट है वो सारा का सारा पेड हो और रिसीव्ड करा जाए एज मंथली अलाउंस के बेसिस पे। ठीक है। अब हम बात करें ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस, तो मजिस्ट्रेट के पास अगर प्रूफ है तो वो केस वो क्या कर सकता है, जो ऑर्डर है उसके अंदर ऑल्टर कर सकता है चार्जेस को, वो बढ़ा भी सकता है वो कम भी कर सकता है। ठीक है। कुछ कंडीशन है जिसमें वो जिस वुमेन के फेवर में ऑर्डर आया है, तो वो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर वो ऑर्डर को वेरीफाई भी कर सकता है और उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो वुमेन है जिस डेट से डिवोर्स हुआ है उसने रीमैरिड कर ली है, तो इस केस में जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करा जा सकता है जिस दिन से उसने मैरिज करी है, जिस डेट से उसने मैरिज करी है। और जो वुमेन है जिसने डिवोर्स ले लिया है अपने हस्बैंड से, एंड उसने जो है बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर उसने सारा का सारा सम रिसीव कर लिया अपने हस्बैंड से किसी भी कस्टमरी या पर्सनल लॉ के अंदर, तो इस केस में भी कैंसिल करा जा सकता है ये सच ऑर्डर। जहाँ पे जो वुमेन है उसने ऑब्टेन कर लिया है डिवोर्स अपने हस्बैंड से, एंड वो वॉलेंटरली ही सरेंडर कर रही है अपने मेंटेनेंस के राइट को और इंटरिम मेंटेनेंस को, तो ऐसे केस में भी आफ्टर डिवोर्स वो जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करा जा सकता है। तो ये कुछ सिचुएशन है जिन सिचुएशन में जो डाइवोर्स का ऑर्डर है उसको ऑल्टर या फिर कैंसिल भी करा जा सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, तो जो कॉपी होगी मेंटेनेंस की ऑर्डर की और इंट्री मेंटेनेंस की ऑर्डर की वो विदाउट पेमेंट में उस पर्सन को दी जाएगी जिसके फेवर में वो ऑर्डर आया है। चलिए, तो अब हमने सारी यूनिट इसमें पढ़ी, आई होप आप लोग को समझ आया हो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड मेरी एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिखे हैं, जैसे कि वेलेबल ऑफेंस आया है। ठीक है, वेलेबल ऑफेंस जो हमारे सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, नॉन वेलेबल ऑफेंस जो नॉन सीरियस होते हैं हमारे, कंप्लेंट क्या होती है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, और ये सब हमने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा है। बेल के बारे में बात करते हैं, समन केस के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, जुरिसडिक्शन क्या है सीजेएम की और इसके फंक्शंस क्या है, इसलिए ही मैंने वो टॉपिक पर्टिकुलरली थोड़ा बनाया था। ठीक है, ताकि एक लिखने का तरीका पता चल जाए कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि जब हम सारी बात सेक्शन में करते हैं ना तो एक आंसर फ्रेम करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा ऐसे स्टेप वाइज बना के लिखा था। अब प्रोसीजर क्या है, ट्रायल ऑफ वारंट केस का क्या प्रोसीजर है अगर वो पुलिस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। हु मे क्लेम मेंटेनेंस व्हेन वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है पेपर में। लॉज रिलेटेड टू बेल, डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ वेरियस क्रिमिनल कोड, जो हमने क्रिमिनल कोड्स पढ़े हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पावर के बारे में हमने बताना है। हमें प्रोसीजर बताना है अपील का, और हमें नोट्स लिखना है किसी ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, हमें इनके ऊपर एग्जाम्पलरी नोट्स लिखने हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ कि हमने जो पीछे पढ़ा है उन सब में हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आई है। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर हमने वीडियो पढ़ी है तो हम ये सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना। प्लीज स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा। बात करते हैं चार्ज की, तो कैन कोर्ट ऑल्टर चार्ज, तो कोर्ट ऑल्टर कर सकता है चार्ज को, जो कि हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास 3 टाइप्स के चार्ज होते हैं। अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एफआईआर, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक, जो हमने पढ़ा पीछे पूरा प्रोसीजर। पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर सेम ऑफेंस, आपने डबल जियो पार्टे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जो हमने सीपीसी में भी पढ़ा था, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है
कि हाँ ये सच है, तो पर्सन पर एक्यूट हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, वो सेम ऑफेंस के लिए दोबारा नहीं कमिट कर, मतलब वो दोबारा ही पनिश नहीं करा जाएगा, दोबारा ही ट्राई नहीं करा जाएगा सेम ऑफेंस के लिए। एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट बाय मजिस्ट्रेट। तो हमने कॉग्निजेंस का हमारे सेक्शन 210 से हमने पढ़ा था कि कैसे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। और मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी कॉग्निजेंस ले सकता है, कंप्लेंट के ऊपर भी ले सकता है। अदर देन कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट, अपने खुद की उसे पता है कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके ऊपर भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये सब हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी ही बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। Thank you so much, students, for watching the video.